फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2023 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित आपके पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो आपके देखिए एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है। तो अभी तक देखिए फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए, वे लोग कर दीजिए। देखिए, हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। तो आइए फ्रेंड, हम लोग अपने इन्वायरमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है, उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊंचे ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। ठीक है। केवल यह सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग हैं। नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है आपका अल्जीरिया, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है आपका अलास्का यानी कि यूएसए, और चौथा है आपका लीबिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है कि जो हमारे पृथ्वी पर हमसे एक सापेक्ष दिखते हैं, ठीक है, वो लोग कौन है? अर्जेंटीना के लोग हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए पृथ्वी पर सॉरी, देखिए जो अर्जेंटीना है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण अमेरिका के दक्षिण भाग के आधे हिस्से में स्थित है। ठीक है, जिसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और देखिए जो हमारा भारत है, वो एशियाई उपमहाद्वीप में भूमध्य रेखा के दूसरी ओर स्थित है, जिसे आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था। पहला है हिंद महासागर की सुनामी 2004, गुजरात का भूकंप 2001, तीसरा है कश्मीर की बाढ़ 2014, और है चौथा आपका केदारनाथ का भूस्खलन 2013। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका पहला है कि हिंद महासागर की सुनामी 2004। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आए सुनामी में बहुत कम जानवर मारे गए थे। ठीक है, शायद वे इंसानों से पहले आने वाले खतरों को महसूस कर लेते हैं, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो जानवर होते हैं उनकी छठी इंद्रियां होती है। ठीक है, वे आने वाली आपदा का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए सुरक्षित स्थानों यानी कि ऊंची जमीन पर भाग जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उष्मा द्वीप क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि उष्मा द्वीप क्या है। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग लास्ट में जो हमारा ये आपका क्लास कंप्लीट हो जाता है 30 क्वेश्चन, तो आप आउट ऑफ कितने आपका 30 क्वेश्चन सही हुए, ये आप लोग जरूर कमेंट किया करिए, ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके। आइए देखिए, उष्मा द्वीप क्या है। पहला है फ्रेंड्स आपका द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है। ठीक है। और दूसरा है आपका वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। तीसरा है वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। और चौथा लास्ट ऑप्शन है आपका कि वह ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्रों से उच्च तापमान है। तो देखिए फ्रेंड्स, उष्मा द्वीप जो होता है, वो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। इसी को उष्मा द्वीप कहा जाता है। ठीक है। तो आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला है विषाणु, ठीक है, फिर है जीवाणु, कवक, फिर उससे है शैवाल, और दूसरा है जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, तीसरा है आपका शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, चौथा है आपका कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्या, कि विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल। ठीक है, ये बढ़ते क्रम की तरफ दर्शाते हैं। पहले विषाणु, फिर उसके बाद जीवाणु, फिर कवक, फिर शैवाल। ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं।
देखिए हम इसमें आपको बता देते हैं कि ये देखिए फ्रेंड्स, जो आपके वायरस, बैक्टीरिया, कवक और शैवाल हैं, ठीक है? ये देखिए 100 से लेकर आपके 10 नैनोमीटर तक होते हैं, ठीक है? जो आपके ये विषाणु हैं, ओके? और जो आपके जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, वो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर, और जो कवक हैं, वो आपके 100 से सॉरी 10 से लेकर के 100 नैनोमीटर, और जो शैवाल है वो आपके 10 से लेकर के 100 नैनोमीटर माइक्रोमीटर, ठीक है? होते हैं। तो आइए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? ठीक है, कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो पहला है अमरबेल पौधा, सैवाक यानी कि लाइकेन, पीचर पौधा, कैक्टस। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है, वो जो कीटभक्षी पौधा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पीचर पौधा, ठीक है? पीचर प्लांट, जिसे कि हम लोग नेफेंथीस कहते हैं, ठीक है? ऐसा ही ये एक पौधा है जो कीटों को मार करके खा जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके भारत के ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पाठ हुतुतु हुतुतु, ठीक है, में कर्णम मल्लेश्वरी हैं। एक मुक्केबाज, एक व्यायामी यानी कि जिम्नास्ट, तीसरा है आपका एक भारोत्तोलक, चौथा है एक हॉकी खिलाड़ी। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका पाठ है एनसीईआरटी के ईवीएस में, ठीक है, हुतुतु हुतुतु, ठीक है, उसमें जो आपके कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, वो क्या है? एक भारोत्तोलक है, ठीक है? और ये देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने अब तक जो है कि 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीत चुकी हैं, ठीक है? तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक आपका क्वेश्चन आ जाता है दिशा और दूरी वाला, ठीक है? तो देखिए क्या है, हम आपको इसी में समझा देंगे थोड़ा सा। देखिए है कि आप रेलवे स्टेशन पर हैं, ठीक है? अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर चलते हैं, फिर ठीक उत्तर में 300 मीटर चलते हैं, और अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं। तो फिर परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है? अब आपको बताना है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग थोड़ा-सा समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए फ्रेंड कि ये यहाँ पे हमने मान लीजिए आपका 0 बना दिया, ये क्या है? आपका रेलवे स्टेशन है, ठीक है? फिर यहाँ पर देखिए कहा गया है कि रेलवे स्टेशन से 50 मीटर की दूरी पर, ठीक है? ठीक उत्तर में, तो आप मान लीजिए यहाँ से ठीक उत्तर चले जाइए, यहाँ हमने ठीक उत्तर में गया 50 मीटर, ठीक है? ये आप लोग थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। उत्तर में गए, उसके बाद ठीक पूर्व में, अब देखिए इधर हमारा पूर्व है तो हमने ठीक पूर्व में गया, यहाँ पर कितना है? 100, ठीक है? आप लोग समझिएगा 100, फिर यहाँ पर हमने आया, ओके, फिर यहाँ से हमको कहाँ पे जाना है? 300 मीटर की दूरी पर जाना है, फिर से उत्तर में, ठीक है? 300 मीटर की दूरी में फिर हम उत्तर में गए। अब यहाँ से फ्रेंड हमको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? अंत में पश्चिम में 160 मीटर, तो अब हम पश्चिम में देखिए फ्रेंड यहाँ पे जा रहे हैं 160 मीटर, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा है? परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। अब पूछा है कि जो आपका परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप पहुंच गए परीक्षा केंद्र, और ये जो है आपका, ये आपका क्या था? रेलवे स्टेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा केंद्र से आप यहाँ आ रहे हैं रेलवे स्टेशन के पास, तो आपकी दिशा कौन सी हुई? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो राइट दिशा होगा वो आपका हो जाएगा दक्षिण और पूर्व में, ठीक है? देखिए क्योंकि आप अगर ऐसे करते हैं, देखिए आप ऊपर से आ रहे हैं ना, यहाँ आप पूर्व पश्चिम में गए थे, पश्चिम से आप नीचे आ रहे हैं। अगर ठीक आप नीचे जाते इधर, तो ये आपका दक्षिण हो जाता है, लेकिन देखिए हमने थोड़ा सा तिरछे में इधर आया है, ठीक है? आपका रेलवे स्टेशन इधर है, तो आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण और पूर्व में, ठीक है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दक्षिण पूर्व, ओके। तो आपका देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? दक्षिण पूर्व, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप आप लोगों को हमारी जो भी हम समझा रहे हैं आप लोगों को फ्रेंड्स ईवीएस की क्लास में समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा होगा, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं, ठीक है? आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बाघ के बारे में सभी सही तथ्यों को पहचानिए, ठीक है? बाघ के बारे में हमको पहचानना है। पहला देखिए फ्रेंड्स क्या है? बाघ की मूछें, ठीक है, उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार करने को ढूंढने में मदद करती हैं, ठीक है? और दूसरा है आपको,
बाघ के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। और आपका तीसरा है बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देती है। चौथा है आपका बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है। अच्छा, इसमें देखिए आपका ऐसे ऑप्शन दिया है, ठीक है, इसमें आपको टिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या सही है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि सही कथन आपके क्या है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं। पहला क्या था फ्रेंड्स कि बाघ की मूछें उन्हें हवा में गति करने तथा शिकार को ढूंढने मदद करते हैं। ये आपका देखिए बिल्कुल सही है कि जो बाघ की मूछें होती है उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने मदद करती है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है आपका बाघ के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। ये भी देखिए बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन देखिए जो बाघ की दहाड़ है फ्रेंड्स वो 5 किलोमीटर दूर तक नहीं सुनाई देती है, बल्कि वो आपके 3 किलोमीटर तक ही केवल सुनाई देती है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका कि बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर दूरी का दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित करता है। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये सी जो है आपका गलत है। तो फ्रेंड्स ए बी और डी इज द राइट ऑप्शन। तो देखिए किस ऑप्शन में है ए बी डी, थर्ड ऑप्शन में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था। ठीक है, गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था हैदराबाद के निजामों द्वारा, मुगलों द्वारा, कुतुबुद्दीन सुल्तानों द्वारा, दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका ये गोलकुंडा का निर्माण कराया गया था वो आपके कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा कराया गया था। ठीक है, ये किला जो है फ्रेंड वो आपके हैदराबाद के पास है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। कौन से ऐसे पशु हो जो जो वस्तुओं को श्वेत और श्याम रंग में देख पाते हैं। पहला है चमगादड़ उल्लू काटा चूहा, दूसरा है चूहा सांप कुत्ता, तीसरा है बिल्ली गाय उल्लू, चौथा चमगादड़ सांप शेर। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके फर्स्ट है कि चमगादड़ उल्लू और काटा चूहा। ठीक है, वैसे भी देखिए फ्रेंड्स जानवरों को उतने रंग वो देख नहीं पाते हैं जितने मनुष्य देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो कुछ रंग देख भी सकते हैं, लेकिन जो रात में जगते हैं वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट में ही देख पाते हैं रात में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चमगादड़ उल्लू और काला चूहा होगा। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, सॉरी क्वेश्चन। देखिए मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि मृत और सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का नाम घास, कुत्ता, खूमी, कुस सही है, ओके, कुसकुटा या अमरबेल। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाता है, जो सड़े गले और मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाला जीव है वो है खूमी। ठीक है, खूमी यानी कि मृतजीवी जो होते हैं जैसे कि आपके मशरूम हो गए। ठीक है, वे जीव जो अन्य जीवों के शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी या फिर पैरासाइट कहलाते हैं, जैसे अमरबेल। ठीक है, तो आपका देखिए फ्रेंड सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, खूमी। ओके, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है। ठीक है, तथा इन्हें मानसून यानी कि बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स जो खरीफ की फसल होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पे बोला गया है ना खरीफ की फसल बरसात की फसल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे मानसून में बोया जाता है। तो देखिए धान, मक्का, सोरघम, बाजरा, दूसरा है चना, गेहूं, मटर, सरसों, तीसरा है गेहूं, मटर, सरसों, कपास, चौथा चना, धान, कपास, सरसों। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर धान तो बोया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सरसों है और चना है
ये आपका ठंडी के मौसम में बोया जाता है। यहाँ गेहूँ जो है वो भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए चना, मटर, गेहूँ ये तीनों ही नहीं बोया जाता है बरसात में। तो बरसात में आपका क्या बोया जाता है? धान, मक्का, सोरगम और बाजरा। तो आपका देखिए फ्रेंड्स सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है? सॉरी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे पूछा गया खरीफ की फसल नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है धान, मक्का, सोयाबीन, गेहूं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए धान भी आपकी खरीफ की फसल है, बरसात में बोई जाती है। सोयाबीन और मक्का ये तीनों ही आपके खरीफ की फसल है, बट गेहूं नहीं है। तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है तो हम गेहूं को ही टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि कोई लड़का अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ, ठीक है। ट्रेन अहमदाबाद से 21:45 पर चली और 9 सितंबर 2022 को 9:15 पर एर्नाकुलम पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन 2055 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? पहला ऑप्शन है आपका 61 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 59.8 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है आपका 57.8 प्रति घंटा और चौथा आपका 56.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा 57 किलोमीटर या फिर 57.8 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है? ठीक है, इसमें आपको बताना है पशुओं के सोने का सही समय, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए बिल्ली 10 घंटे, अजगर 12 घंटे, गाय 4 घंटे, जिराफ 6 घंटे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड है, गाय 4 घंटे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जो अजगर होता है ये 18 घंटे सोता है, ठीक है। और जो आपके हाँ सही है, जो अजगर होता है 18 घंटे और जो जिराफ होता है फ्रेंड ये 2 घंटे ही केवल सोता है और जो बिल्ली होती है फ्रेंड्स ये 12 घंटा सोती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गाय 4 घंटे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा, ठीक है। देखिए हम टिक करते हुए चलेंगे नहीं तो लाइन इधर उधर हो जाएगी। पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी के पाठ, ठीक है, हमारे साथी जानवर की कहानी। रानी का बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया, कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चेन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती हैं, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। चेन्नम्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही है? ठीक है, उसने इसमें बताया गया है कहानी में कि जो पक्षी होते हैं वो कीड़े खाते हैं, लेकिन जो चेन्नम्मा है उसको कहानी में कुछ गलत लगता है क्योंकि उसकी नानी सुनाती थी उसको स्टोरी अपनी कि मंदिर में वो जाती थी पक्षियों को अनाज खिलाने, तो वो उसे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जो उसके पक्षी हैं वो कीड़े खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चेन्नम्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा कक्षा कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना, दूसरा है पर्यावरण से संबंधित सरोकारों के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, तीसरा है जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना, चौथा है प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही सही जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो पहला तो है कि आपको विद्यालय के बाहर जोड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए सरोकार, मूल्यांकन, विश्लेषण ये आपका गलत है और जंतु अंतर संबंधों सराहना करना ये भी गलत है। डी आपका सही है कि प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए डी, ऑप्शन नंबर थर्ड में है ए डी। आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है? अब यहाँ पर आपको बताना है अंतरा अनुशासनात्मक, अनुशासनात्मक, अंतर अनुशासनात्मक, पार अनुशासनात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा कि ईवीएस में विषयगत दृष्टिकोण,
ईवीएस पाठ्यक्रम की सामग्री भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा आदि जैसे पाठ्यचर्या विषयों के आसपास व्यवस्थित की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका देखिए जो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंतर अनुशासनात्मक। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया है योगात्मक आकलन। ठीक है, पहला है विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अनुवीक्षण। ओके, ये तो सही नहीं है योगात्मक आकलन का। दूसरा है शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया कराने के लिए होता है, ये भी आपका गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रतिपुष्टि मुहैया कराने के लिए शिक्षण अधिगम में परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तीसरा है आपका विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है, ये आपका कुछ हद तक ठीक है। ठीक है, पर हम लोग फोर्थ ऑप्शन को देख लेंगे। और देखिए हमारा फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड कि विद्यार्थियों के अधिगम में कमी की पहचान करने में तथा उन्हें ठीक करने के लिए होता है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, योगात्मक आकलन जो होता है फ्रेंड्स वो आपका सबसे करेक्ट हो जाएगा कि विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है। ठीक है, ये आपका योगात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य होता है। ठीक है, कि जो सत्र है या फिर आपका सेमेस्टर के अंत में कुछ मानक या बेंचमार्क के साथ तुलना करके छात्र सीखने का मूल्यांकन करना है। ओके फ्रेंड्स, और देखिए जो योगात्मक मूल्यांकन होता है अक्सर उच्च दांव होते हैं ये। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि उनका उच्च बिंदु मूल्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरों की। ठीक है, पाठ में सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करते और उनसे दवाइयाँ बनाते, वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं, सांप खेतों में चूहों को खाते हैं, नहीं तो वे फसलों को खाएंगे। अब इसमें देखिए क्या है ऑप्शन, पौधों मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध। दूसरा है पौधों मनुष्य और जानवरों की अन्योन्याश्रितता। तीसरा है पौधों मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता। चौथा है आपका पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें पौधों मनुष्य और जानवरों का अंतर संबंध है। ठीक है, और दूसरा भी क्या था सही कि पौधों मनुष्य और जानवरों की अन्योन्याश्रितता है, वो एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, और तीसरा आपका पौधों मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता, ये भी सही है आपका, बट डी आपका ठीक नहीं है, पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत दृष्टिकोण। तो आपका क्या सही हो जाएगा, ए बी और सी। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पांचवा अरे सॉरी, ये आपका अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चेखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीजें चीखने के बाद झुम्पा बोली सी सी। ठीक है, सी सी, सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है। पहला है बच्चे का अनुभव, दूसरा है संवेदी अन्वेषण, तीसरा है कल्पना, चौथा है खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चों का अनुभव इसमें। ठीक है, सी सी उसमें बोला सोचो सोचो। ठीक है, कि उसने क्या खाया होगा कि ऐसा वो कर रही है, तो बच्चे अपना अनुभव बताएंगे, क्या जो खाए रहेंगे जैसा उसका स्वाद होगा तो वो बताएगी कि हाँ मिर्ची खाई होगी तो सी कर रही है, तीखा लग रहा होगा। ठीक है, तो आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। अब आपको बताना है फ्रेंड कि पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। तो देखिए पहला क्या है, अमूर्त प्रत्ययों को कंठस्थ करने से। देखिए फ्रेंड्स, ये तो पहले नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रट्टाफिकेशन आ गया है आपका कंठस्थ करने के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए फ्रेंड्स है कि विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करने से, ये आपका सही है। ठीक है, तीनों आयामों को शामिल करने से क्रियाकलाप पद्धति जो है वो संबंधित होती है। सी है आपका संवेदी गामक अनुभवों द्वारा प्रत्ययों को समझने से। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, अनुभवों को समझने से, तो आपका ये भी आंसर आपको करेक्ट है। और डी है आपका शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति का प्रयोग, ये आपका गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है ऑप्शन में ही देखिए दो दो का दिया गया है। ठीक है, तो आपका दो ही कोई सही होंगे, तो अब जब बी सी सही हो गया है तो डी सही होने कोई चांस नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मंजरी के घर
बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। दादाजी ने कहा, यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली है। हमें, आगे देखिए क्या था, हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसों से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था, ठीक है। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादाजी से कहा कि वे ऐसा ना करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या अपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मंजरी है वो उनके घर की है और जो उषा है वो उनके घर पे काम करती है, ठीक है। तो जो दादाजी हैं वो कहते हैं कि वो बिना बताए छुट्टी ले ली है तीसरी बार, तो उसका जो पैसा है उसी में से उसका पैसा कटेगा, ठीक है। तो लेकिन जो मंजरी है वो ऐसा करने के लिए मना कर दी। तो वो देखिए कि अब इस पाठ्यचर्या में से अपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है, क्या की जा रही है मंजरी द्वारा, ठीक है। तो पहला है नजदीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता, और दूसरा है आपका फ्रेंड, इसमें पर्यावरण के बारे में जागरूकता तो कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा है आपका नजदीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास। ये आपका कुछ हद तक ठीक है, बट हम लोग अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा है न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना। चौथा है नजदीकी परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा अवलोकन कौशल का विकास करना। तो फ्रेंड्स देखिए, इन सभी में जो सबसे उपयुक्त आपका उत्तर हो जाएगा वो यही है कि नजदीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ऐसे ही आपके देखिए एनसीईआरटी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारण के कारण प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है आपका, एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए, ये तो ठीक लग रहा है। आगे देखिए, बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए, विषयों की विषयों की पारंपरिक सीमाओं से परे जाने के लिए, चौथा है बालक के चिंतन कौशलों को प्रारंभ करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा है पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ही होगा कि एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन है, ठीक है, उसमें अधिगम के सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है फ्रेंड्स, खेल कूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके। दूसरा है सार्वजनिक बोलचाल यानी कि भाषण की गतिविधियों का प्रोत्साहन करके। तीसरा है मनोरंजक फिल्में बनाकर। चौथा है विद्यार्थियों को विविध प्रकार के व्यवसायों के लिए तैयार करके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे प्राथमिक स्तर के लिए पूछा है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर के लिए तो फ्रेंड्स देखिए, जो पर्यावरण अधिगम में सह पाठ्यचर्या है वो तो यही होगा कि सार्वजनिक बोलचाल यानी कि भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके, क्योंकि जब प्राथमिक स्तर पर बच्चा जाता है तो ज्यादातर उसे भाषा से संबंधित ही सिखाई जाती है, ठीक है, सह पाठ्यचर्या में। आइए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती है। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र एकीकृत वैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है इसमें, इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो देखिए आनंद की मम्मी है वो भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी का पत्ता रखकर चढ़ाती है, तो जो आनंद है वो अपने अध्यापक को बताता है। तो जो अध्यापक है इस अनुभव का प्रयोग पत्ते के अध्ययन के समग्र एकीकृत वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण, ठीक है, विकसित करने के लिए सोचते हैं। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला ऑप्शन है आपका
कि विद्यार्थी को तुलसी के पत्ते के औषधीय गुणों और उन त्योहारों के बारे में बताया जाए जिससे तुलसी पौधा संबंधित है, जैसे तुलसी विवाह। ये तो कोई सटीक ऑप्शन नहीं लग रहा, बट हम लोग अगला देख लेते हैं। दूसरा है, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनकी सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को खोजने को कहें। ठीक है। तीसरा है, पत्ते तथा उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करने हेतु वीडियो प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित करें। चौथा है, विद्यार्थियों को बगीचे में क्षेत्र भ्रमण करने ले जाएं और विभिन्न पत्तियों का उपयोग पर चर्चा करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले ही आपको बताया है कि जहां पर आपका अन्वेषण आ जाए, यहाँ पर देखिए अन्वेषण आया है, बच्चों को खोजने के लिए कहा जा रहा है, तो सबसे करेक्ट आपका यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ईवीएस के काफी लंबे लंबे क्वेश्चन आपके ऑनलाइन शिफ्ट में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ना तो आपका गलत होगा। ठीक है। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा तीसरी की विद्यार्थी रतनजीत अपने शिक्षक से पूछती है, डैडी के दाढ़ी मूछ क्यों है जबकि मम्मी के नहीं? मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती है, हाथ में चूड़ी क्यों पहनती है जबकि डैडी ऐसा नहीं करते? वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कर रही है, इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा? ठीक है। एक तीसरी क्लास की देखिए बच्ची है, जो अपने अध्यापक से पूछती है कि पापा को तो दाढ़ी मूंछ है लेकिन मम्मी को नहीं है, और मम्मी माथे पे बिंदी लगाती हैं, हाथ में चूड़ी पहनती हैं। ठीक है। ऐसा पापा क्यों नहीं करते, डैडी उनके? तो अब वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कर रही है। ठीक है। इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा? तो आइए देखते हैं इसका सही तरीका क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, यह उम्र इस तरह के जटिल विषयों पर बात करने का नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अगला है, विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं, वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें। ये तो आपका सही है। अगला ऑप्शन देख लीजिए क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों एवं जेंडर भूमिकाओं पर वीडियो प्रस्तुतिकरण करें। चौथा आपका, विद्यार्थियों को समझाना कि जेंडर एक सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविकी अवधारणा। तो सबसे फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन 2 ही होगा कि विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं, वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर एक परियोजना दे दीजिए उन्हें। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अब इसमें देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या है, यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये तो सही है भाई। ठीक है। भोजन का थीम पढ़ाने के लिए आप भ्रमण के लिए कहीं ले जा रहे हैं तो खाद्य पदार्थों से ही संबंधित उसको और लोगों को प्रोत्साहित होगा। ठीक है। फिर भी आइए हम लोग अगला क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि उन्हें अपनी एकरस दिनचर्या से छूट मिल सकती तथा वे आनंद मना सकते हैं। ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं है भ्रमण कराने का। ओके। दूसरा है, वे संतुलित आहार की भूमिका को समझ सकते हैं। चौथा है, उन्हें प्रश्नों को नोट कर लेना चाहिए तथा घर वापस लौटने के बाद अपने माता पिता से पूछना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बाकी सब तो ठीक ही हैं लगभग लगभग, बट देखिए फ्रेंड्स जो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन है आपका कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि तो ये सबसे सटीक ऑप्शन है आपका कि उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा था। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में से पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा, अब मैं नाटक के उस दृश्य में रो सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खोई है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे मैं प्याज काट लूंगा। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा इससे संबंधित है? अब देखिए इसके ऑप्शन क्या है, फिर समझ में आएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि बालक को खोजी एवं व्यावहारिक गतिविधि में संलग्न कराना, और दूसरा है आपका अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन।
तीसरा है विभिन्न प्रकार के अनुभव और बुनियादी समझ ग्रहण करना। चौथा है नज़दीकी परिवेश में मानवीय संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो आपका सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यही होगा, अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य क्या-क्या है कि पर्यावरण के मुद्दों के बारे में आप जागरूकता विकसित करने के लिए, ठीक है? और दूसरा आपका क्या है, विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। ओके, यही सब है आपके। बच्चों को अपने परिवेश का पता लगाने और उससे जुड़ने में मदद करना, ठीक है? यही सब आपके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गीतिका ने उसे गीतिका ने उसके पापा से पूछा, आप दादी को माँ क्यों नहीं कहते हो, जबकि पड़ोसी की आंटी उन्हें आंटी कहती है। रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है, जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है? अब देखिए आगे, गीतिका के पापा जो शिक्षक हैं, यह सोचते हैं कि यह उपविषय संबंध पढ़ाने हेतु उपर्युक्त सवाल है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की समझ। दूसरा है आपका दूसरा है फ्रेंड्स कि जीवंत अनुभव और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समझ का विकास। समझ यहाँ पर आ गया है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तीसरा है बालक को जिज्ञासु बनाना। चौथा है आपका प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हो के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही बताया है जहां पर अपने अनुभव समझ यहाँ संबंधित आ जाए, ठीक है, वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, रेहाना लगातार छीके जा रहा था, ठीक है, रेहाना नहीं रेहान है। ओके फ्रेंड्स, रेहान लगातार छीके जा रहा था। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाया, ठीक है। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था और वह स्कूल गया। उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाने सिखाने के लिए कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य शामिल हैं? अब देखिए यहाँ पर कौन से उद्देश्य शामिल है फ्रेंड। पहला ऑप्शन है आपका समझना, बिल्कुल वो समझेगा तभी बना सकेगा। दूसरा है निर्माण करना, ये भी देखिए आपका बिल्कुल सही है। प्रयोग करना, ये भी सही है। डी है आपका याद करना। ये फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया, जहां पर आपका रेक्टिफिकेशन आ जाएगा वो आपका क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा, ठीक है। तो आपका ए बी सी, देखिए ए बी सी जिसमें सही है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सही कौन सा है? ए बी सी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए क्लास में ईवीएस के 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं। आप लोगों के जितने भी सही क्वेश्चन हुए हैं आउट ऑफ 30, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने कितना सीखा है अब तक प्रैक्टिस पेपर से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आप साथ साथ मिलकर पढ़िए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, आज हमारा फ्रेंडशिप डे है, ठीक है। तो आप लोग फ्रेंडशिप बना के रखिए। आप सब हमारे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब परिवार हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।